गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसे स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्योट से। एक मोटिवेशनल क्योट है हमारे पास। वो क्या है इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम सेक्रीफाइस। सिंपल कहने का मतलब क्या है यहाँ पर जरा समझिए कि जब तक आप में ऊर्जा नहीं होगी ना, आप कोई भी काम शिद्दत से नहीं कर सकते। कि जिद होना जरूरी है, और अगर वो जिद है तो जो चाहते हो वो है, बट वो जिद नहीं है, सिर्फ चाहत है। तो जो आप चाहते हो वो नहीं है, बस एक इल्यूजन है। आइए इस मोटिवेशनल कोट्स का पहले मतलब समझेंगे, फिर फिजिक्स में जो हम लोग का टॉपिक कवर करना है उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो अगर आप उसके लिए सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते, उसके लिए त्याग नहीं कर सकते, तो जो आप चाहते हो वही त्याग हो जाएगा। सपोज मान लो अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे का सपना है कि मुझे मात्र 22 से 24 साल की उम्र में एक अपनी मर्सिडीज खरीदनी है, बट उस मर्सिडीज को खरीदने के लिए अभी से अपने एक एक पल को जोड़ करके यूटिलाइज नहीं कर रहा वो कुछ करने के लिए, तो जो उसकी चाहत है बाद में उसे त्याग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको पाने के लिए जितने सारे वर्क होने चाहिए थे, जितना सैक्रिफाइस होना चाहिए था, जितना त्याग होना चाहिए था, उसने नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब आप समझे होंगे और इसे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट तो जरूर करेंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज ऐसा कीजिए तो जरूर, ठीक है। चाहत होनी जरूरी है, बट अगर वो जिद नहीं है तो वो सब कुछ अधूरा है। चाहत किसकी नहीं होती? कि आपके माता पिता को, और क्या हमारे माता पिता को नहीं रही होगी? लेकिन चाहत के साथ अगर जिद का एलिमेंट अगर एडेड नहीं है ना, तो सारा चीज अधूरा है। खैर, इस मोटिवेशन के साथ अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर लिया था। वो क्या था हमारा? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो खत्म कर लिया था वो था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो तरह के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात की थी। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसी की परिचर्चा हुई थी हमारे बीच में। दो तरह का होता है जनरली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसे ही बोलते थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, ये बोलते थे हम लोग इसे। और जो दूसरा था उसे बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट, नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे बोलते थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस सिलसिले में बहुत अच्छी खासी चर्चा हमने कर ली थी कि इसका यूज कैसे करते हैं, ये दरअसल होता क्या है और इससे बनता क्या है। आपको फिर से ध्यान रहे तो याद रखें, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जरा देखो तो अगर दो वेक्टर्स को डॉट करवाया जाए, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों को मुझे डॉट करवा देना है, तो इससे निकल करके एक फिजिकल क्वांटिटी बन के आती थी ए बी कॉस थीटा। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी जो इटसेल्फ एक स्केलर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? स्केलर हुआ करती थी, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। ध्यान रहे, इनको जो दो बनाने वाले हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर हैं, बट इन दोनों का चूंकि डॉट हुआ है, और डॉट का मैकेनिज्म मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, आपको ध्यान हो तो इन दोनों से जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आई बेटा वो स्केलर है। सीधी सी बात, कहीं और कुछ सोचना नहीं हमें। अब बात कर लेते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जरा देखें, इस वाले में भी सेम उसी तरह से हम लोग बोलते हैं ए बी दो वेक्टर्स हैं, बट इन दोनों को हम लोगों ने क्रॉस करवाया हुआ है। क्या करवाया है? क्रॉस करवाया है। तो इससे क्या होता है जरा देखो तो, इसे लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू, एक मिनट, चलिए इसका काम खत्म है। देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो यहां से यहां तक चूंकि ये इन दोनों का क्रॉस करवाने पर मुझे जो मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो यहां से यहां जो है वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको फिर मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन के लिए वेक्टर लगाना पड़ेगा, और आपको याद है डायरेक्शन के लिए लोग एक वेक्टर लगाते हैं जिसका बहुत अच्छा नाम है यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एन कैप, और ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द थर्ड
फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट वेक्टर है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? जरा देखो मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं क्योंकि मेरा ये पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैंने पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में, अब मुझे ये पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाना है। तो देखिए जरा ये क्या मैकेनिज्म है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक ही प्लेन, गौर से सुनेंगे, एक ही प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इस तरह से एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो ए और बी दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। उसके बाद एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि अलग से लगाया जाता है। अब बात उठती है कि सर यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं, तो मैंने क्या बोला कि भाई इसके कारण से ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसी है, वेक्टर है। वो क्या है, वेक्टर है। तो यहां से यहां तक तो ये मैग्नीट्यूड है, यस सर मैग्नीट्यूड है। तो उसको आप वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से भी तो रिप्रेजेंट करते हो, याद है ना आपको। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब हम लोग करते हैं, मान लो वेक्टर ए है तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये मैग्नीट्यूड बताएगा और ये डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे हमें एन कैप एक यूनिट वेक्टर देना होता है जो कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है, जिसे अगर एक पर चलो सोचो ना, ऐसे भी समझ सकते हो आप। लेट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। तो वेक्टर सी को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे क्या, सॉरी वेक्टर सी को ऐसे लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी कैप। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो यही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। और ये जो सी कैप है यही यहां एन कैप के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। होल अगर समराइज करके देखो, होल अगर पूरी चीजों को समराइज करके देखो तो सिंपल ये है कि जब भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो एक नया वेक्टर ही बनता है। तो वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब कितने बच्चों के मन में जो बिल्कुल नए हैं और बहुत इनिशियल लेवल की मेंटल स्टेज को रखते होंगे, वो ये सोच सकते हैं कि सर कभी डॉट करवाते हैं तो स्केलर मिल जाता है, क्रॉस करवाते हैं तो वेक्टर मिल जाता है। पहली बात तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस चीज को फिलहाल समझने से बेहतर ये है कि आप मान लें इट इज डिफाइंड एज, आपके बुक में भी लिखा जाता है इट इज डिफाइंड एज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इसे इसी रूप में लें, मतलब ये डिफाइन इसी तरह से किया गया है तो आप मान के चलें कि ऐसे डिफाइन किया गया है। कुछ समय के बाद जब आपका मेंटल स्टेज थोड़ा सा, मेंटल लेवल थोड़ा सा हाई होगा तो ऑटोमेटिक आपको फील आने लगे कि दरअसल रियल लाइफ में होता कैसे है और क्यों होता है। हालांकि मैं इसी जगह पे इस चीज को छोड़ूंगा नहीं, आपको समझाने के लिए मैं उसका अच्छे एग्जाम्पल भी लूंगा ताकि आप उसको समझ सके अभी ही। मैं ये नहीं कह रहा था कि किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है, तो उसको ऐसे आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट पूरा क्लियर हुआ है? क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट पूरा क्लियर हुआ है? अब अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। फिर इसके बाद सर आपने जो ये एन कैप लगाया है इसके डायरेक्शन की भी चर्चा होगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ एन कैप कर लेते हैं। ये पूरा डायग्राम इसी पार्ट का है, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और मैंने ए से बी क्रॉस करवाया है। अच्छा चलो एक परिचर्चा जब हुई है तो एक बात और मैं बोल देता हूँ, सर अगर ए से बी को क्रॉस करवाया है तो ये लिखते हैं, बट अगर ए से बी के जगह पे अगर मैं बी से ए को करूं तो जरा देखो, अभी जरा देखो। तो मैंने लिखा है अब की बार बी क्रॉस ए, तो ये होता है पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा एन कैप। लेकिन इस बात का ध्यान रहे यहां जो एन कैप है और यहां जो एन कैप है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जरूरी नहीं है। दरअसल जरूरी क्या होगा ही नहीं सेम। अब यहां पे बात उठती है कि सर इसका भी एक रिलेशन हमें जानना चाहिए। तो देखो दोनों का एनालिसिस बेसिक तरीके से करते हैं। फिलहाल इन दोनों की परिचर्चा को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है राइट हैंड थंब रूल। हालांकि स्क्रू रूल भी है यहां पर, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा समझ पाना राइट हैंड थंब रूल। जो लेफ्टी हैं उनके लिए भी उनका जो राइट है वो लेफ्ट के हिसाब से चले, ये बस को थोड़ा ध्यान रखें। मतलब नॉर्मल जो लोग हैं जो राइट हैंड के हैं उनकी बात की जा रही है, उसी हिसाब से आपको भी देखना है। राइट हैंड थंब रूल, पहले तो बात ये समझो जरा कि हमने किया क्या था इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में जो इसको मैं पहला बात बता देता हूं, इसे मैं मान लो दूसरा बता देता हूं। तो देखो आपने क्या किया, ए से बी को क्रॉस किया है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ये जो नया वेक्टर सी आया है
तो उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ जो एन कैप उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। और राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल है कि आपको सबसे पहले देखना कि किस वेक्टर से किसको क्रॉस करवाया है आपने ए से बी को क्रॉस करवाया है, तो पुट योर हैंड अलोंग द साइड ऑफ द वेक्टर ए, ऐसे आपको हाथ ए को ए की तरफ रखना है, बिल्कुल ऐसे, और बी की तरफ जाना है। जरा देखें, ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी को हाथ को कर्ल करो, निश्चित आप उल्टा तो कर्ल कर ही नहीं सकते, इधर ही कर्ल करोगे, कर्ल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर एन, यानी कि इस जगह पर ये जो थंब है वो क्या दिखा रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर है। और बिल्कुल सही, यहां जो ये यूनिट वेक्टर होता है, दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which A and B lies। मतलब वो जो यूनिट वेक्टर है, मतलब सिंपल कहने का कि इन दोनों के कारण से जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी है उसका जो यूनिट वेक्टर है वह इस जिस प्लेन में A और B होते हैं उस पर परपेंडिकुलर होता है। जरा देखो, A से B को क्रॉस करवाओ बेटा, तो ये आ रहा है थर्ड, जरा देखो तो A B प्लेन तो मेरा बोर्ड का प्लेन है, उस पर क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? तो इस तरह से हम लोग उस थर्ड वेक्टर का जो कि इन दो वेक्टर के कारण से पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसका डायरेक्शन निकाल पाते हैं। किस हाथ से? राइट हैंड थंब रूल से। ध्यान रखेंगे इस बात, और इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से, तो यहां पे देखें ए क्रॉस बी, तो यहां पर जो n है, गौर से देखें, यहां जो n है वो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, लेकिन परपेंडिकुलर तो है, तो परपेंडिकुलर का तो दो मतलब होता है, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को साइंस में एक जनरल उसको रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है। जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, पहले कि आप एरो को जरा देखो, अभी पूरा चीज को मैं समराइज भी करूंगा। ये एक एरो है हमारे पास, ये है उसका हेड। तो जब इस हेड को तुम अपनी तरफ देखोगे, तो आपको ऐसा दिखेगा, सिर्फ एक डॉट के जैसा, बिल्कुल। बट अगर इसी एरो को तुम पीछे से देखोगे, जब पीछे से देखोगे तो तुम्हें क्रॉस जैसा दिखेगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर जो तुम्हारी तरफ आ रहा था, ए से बी की तरफ आ रहा था, तो उसका डायरेक्शन ऐसे दिया जाना चाहिए। तो जब आप ए से बी की तरफ करवाते हो और डायग्राम अगर यही रहता है, जब आप ए से बी को क्रॉस करवाते हो और डायग्राम अगर यही रहता है, तो उस केस में जो एन कैप है इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक डॉट के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो एरो है वो आपकी तरफ आ रहा होता है, ए से बी की ओर क्रॉस करने पर वो एरो हेड जो है वो आपकी तरफ आ रहा होता है, इसलिए इसे डॉट से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। वो डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट नहीं बेटा, ये डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंपली एक एरो है उसका हेड हमारी तरफ आ रहा होता है, यानी थर्ड वेक्टर जो है वो इस प्लेन पर जिस पर ए और बी लाई कर रहा था उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक बात, ये फर्स्ट केस की कहानी हो गई। अब सेकंड केस में आपने क्या किया है? आपने बी से ए को क्रॉस करवाया, तो सबसे पहले अपने हाथ को आपको बी के अलोंग रखना होगा, याद रखें, और बी से ए की तरफ जाना है। तो बी की तरफ हाथ को रखो और ए की तरफ जाओ, तो जैसे ही बी से ए की तरफ जाओगे तो हाथ ऐसा जाने वाला, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो उस केस में इसका जो डायरेक्शन होगा वो दिया जाएगा बेटा क्रॉस से। बात समझ में आई? तो अगर मैं लिखना चाहूं तो सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं, बी, या इसको बिल्कुल अगर रफ लिखना चाहें तो ऐसे बी ए साइन थीटा इनटू बस ये डायरेक्शन और कुछ नहीं। भाई ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको लिखना चाहो तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बी साइन थीटा इनटू एक डॉट इनटू नहीं बोलते, मतलब डॉट है सिंपली, वो डायरेक्शन बता देगा। क्या मेरी बात पूरी क्लियर हो गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अगर जो नया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के कारण से जो नया वेक्टर बन के आता है, जिसे हम यहाँ पे कुछ देर के लिए अगर मान लो सी वेक्टर भी बोल दे, तो वो जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे? सिंपली राइट हैंड थंब रूल, जिससे जिसकी ओर जाना हो, ए से बी की ओर जाना है तो ए से बी की ओर जाना है तो ऐसा डायरेक्शन, बी से ए की ओर जाना है तो ऐसा डायरेक्शन। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइन कर करके अगर पढ़ना चाहो तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? जरा एक पल के लिए देखो क्या लिखा जा सकता है इन दोनों को कंबाइन करके। एक बहुत अच्छी बात मैं यहां लिख देता हूं, जरा देखो तो मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी क्रॉस ए बट विद नेगेटिव साइन। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्यों लिखा मैंने ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जरा देखो, ए क्रॉस बी के कारण से जो वेक्टर आया था वो ऐसा था और बी क्रॉस के कारण से जो आया था वो ऐसा था। इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है? 180 का बन रहा है। मतलब जस्ट कैसा वेक्टर हो गया ये? कैसा वेक्टर हो गया जरा याद करो, हम लोगों ने पढ़ा भी था
जस्ट अपोजिट वेक्टर है ना, ये अपोजिट वेक्टर है, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे को, भाई ये भी पता है कि ये वेक्टर ये बनाएगा वेक्टर सी और ये भी बनाएगा मान लो कोई वेक्टर डी, तो ये वेक्टर सी बराबर वेक्टर डी विद द नेगेटिव साइन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है बट जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगा दिया है। और आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। क्लियर है बात? हम लोगों ने सेशन में अभी क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं, जरा देख लीजिए। मैंने बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जब आप दो वेक्टर को क्रॉस करवाओगे तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर आएगी जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, अगर उसका डायग्राम ये है तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसका डायरेक्शन ये होगा, उसका डायरेक्शन यूज, अभी डायरेक्शन की बात हो गई। अभी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने का सबसे अच्छा फंडा, सबसे बेसिक तरीका क्या? राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में ए से बी को क्रॉस करवाए, ए से बी की ओर क्रॉस करवाया तो ये डायरेक्शन होगा जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक डॉट के थ्रू, और जैसे आप बी क्रॉस ए करोगे तो इस तरह का होगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरह से दे देते हैं क्रॉस के थ्रू। और ये हमारा पूरा का पूरा वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक फंडा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अगले सेक्शन में जिसमें थोड़ी सी कुछ और कमाल की बातें करें। आइए बच्चों, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें कुछ छोटे रिलेशंस हैं जो जनरली कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ क्योंकि ये भी एक एस्पेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार बच्चे को कंफ्यूज भी इसमें अच्छे खासे हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो जरा इसमें कहा क्या जा रहा है और समझना कैसे है। बोला ये जा रहा है जब आप दो वेक्टर को ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, निश्चित है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मान लो कि वेक्टर सी होगा, और a माइनस बी ये क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर है। ध्यान रखें a माइनस बी अगर आपको याद हो तो a प्लस बी किसी a प्लस बी से एक नया वेक्टर बनता था जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। इस तरह से a माइनस बी से भी एक नया वेक्टर बनता है जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ही कहते थे। तो सिंपली ये भी एक वेक्टर है, वो भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक, और इन दोनों के बीच में है क्या? डॉट है। तो सिंपली जरा देखो तो वेक्टर c डॉट वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा देखो एक बात समझो, a क्रॉस b, जब आपने a वेक्टर से b को क्रॉस करवाया था तो उसके कारण से जो वेक्टर c आया था, तो याद करो जरा, अभी जस्ट बताया मैंने आपको वो क्या था, जरा देखिए तो a वेक्टर a था, ये वेक्टर b था और इन दोनों के बीच में एंगल था ये थीटा। तो a क्रॉस b जब आपने किया था जो थर्ड वेक्टर c आया था, तो c वेक्टर का जो c कैप था, यूनिट वेक्टर था, वो कैसा था? ये ऐसा डायरेक्शन में था क्या? ऐसा डायरेक्शन में था क्या? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यस सर। तो एक बात समझिए जरा, मतलब ये है कि जो वेक्टर c है वह ए बी के प्लेन में नहीं होता। अभी मैंने कुछ देर पहले जस्ट बताया आपको, a और b का जो के क्रॉस के कारण से जो नया वेक्टर बना है वेक्टर c, वह इस प्लेन में लाई नहीं करता। और अगर उस प्लेन में लाई नहीं करता तो कैसे था? उस प्लेन पे वो क्या था? परपेंडिकुलर था। उस प्लेन पे क्या था? वो परपेंडिकुलर था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो वो जो प्लेन पे क्या था? परपेंडिकुलर था, सीधी सी बात। ठीक है, आ जाओ। तो अगर वो परपेंडिकुलर है और याद हो आपको तो a माइनस बी के कारण से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता था वो उसी प्लेन में हुआ करता था। वो क्या हुआ करता था? उसी प्लेन में हुआ करता था। तो सोचो जरा, एक वेक्टर ऐसा है जो इस प्लेन में है और एक वेक्टर ऐसा है जो इस पे परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का डॉट करवाना है। फिर से सुने, एक वेक्टर ऐसा है जो इस बोर्ड के प्लेन में है और एक वेक्टर ऐसा है जो बोर्ड पे परपेंडिकुलर है। तो मान लो बोर्ड पे कोई भी प्लेन होगा ऐसा जिसे मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं, कोई भी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में होगा उसे मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं, और कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो इस पे परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। अरे हाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो थीटा होने वाला है इन दोनों का डॉट करवाने पर कितना होने वाला है बेटा? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 बिकम्स 0। दैट्स वाई यहाँ जो रिलेशन है वो 0 का लिखा गया है। फील आया क्या? तो आप इसको हमेशा ध्यान रखें, जब भी a क्रॉस b हो तो आप ये ना समझे a क्रॉस b फिर क्या करना, नहीं, a क्रॉस b एक वेक्टर है जो कि ए बी के प्लेन पर ही परपेंडिकुलर है, और a माइनस बी एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि a माइनस बी जो जिस a और b जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वो होता है। मतलब r और c के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों का आपने डॉट करवाया है, तो निश्चित है लिखे होगे cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए ये होल बिकम्स 0। बात समझ में आई? सेम यही घटना को जरा देखो, a क्रॉस बी के कारण से जो नया वेक्टर बना होगा c, वह a क्रॉस बी जिस प्लेन में है उस पर परपेंडिकुलर होगा, जबकि a वेक्टर तो उसी में है। तो जरा देखो तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। यहाँ भी डॉट है, तो डॉट है तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर cos 90।
cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा 0। सिमिलरली a क्रॉस b के कारण से जो परपेंडिकुलर आएगा प्लेन वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर है, सो मतलब ये वाला वेक्टर, और b तो जरा देखो तो यहाँ क्या 90 नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ ये भी 0 है। बात समझ में आई? इसी तरह से जैसा मैंने बोला था a माइनस बी के लिए, ये फोर्थ रिलेशन में उसी तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है। a क्रॉस b के कारण से जो नया वेक्टर बनेगा, मान लो वेक्टर c है, वो तो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और a प्लस बी के कारण से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो प्लेन में ही होगा, तो इन दोनों के बीच में हमेशा फिर से 90 डिग्री ही बनेगा, उन दोनों का डॉट हमेशा 0 होगा। सिमिलरली इन दोनों का डॉट हमेशा 0 होगा। यही बात थी, यही आपको याद रखना था। ये फर्स्ट और लास्ट तो सेम रिलेशन है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? तो ऐसे कई एक बार क्वेश्चंस मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा हो, समझो कि वो एक वेक्टर है जो नया बन के तैयार हुआ है। जब भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो तो समझो एक वेक्टर है जो कि नया बन के तैयार हुआ, जिसे हम लोग जनरली रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जानकारी लेने के बाद मैं अब आपको बताता हूं कुछ खास और चीजें जो आपको बहुत जरूरी है जानना। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जरा देखो। प्रोडक्ट, लेकिन कैसा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो जरा देखें, गौर से देखें, मैं करवा रहा हूं आई क्रॉस आई। आई इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई से आई को ही क्रॉस करवा रहा हूं मैं, तो क्या लिखते हैं? इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, आई से आई की तरफ बनने वाला एंगल कितना होगा बेटा? निश्चित है 0 डिग्री। भाई आई एक्स एक्सिस के लगने वाला एक यूनिट वेक्टर और दूसरा बीसी की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल बनना है 0। साइन 0 की वैल्यू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 बिकम्स 0। नाउ आई क्रॉस आई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल्स टू 0 और के क्रॉस के इक्वल्स टू 0। बात समझ? अभी क्रॉस तो पढ़ाया ना आपको मैंने, ये वाली बात। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी यूनिट 1, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0, तो 0, साइन 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। तो याद रखेंगे, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है जो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 हो जाया करता था, बट यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। चलो ठीक है, अब तो ये सिमिलर वाली बात तो हो गई, बट अब डिसिमिलर वाली बात कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो डिसिमिलर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस समझाऊंगा, जरा उसको देखिए। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझिए। मैं ऐसा करता हूं कि अलग अलग कलर्स यूज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएं इसको। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और थर्ड के लिए मैं एक और कलर यूज कर लेता हूं, ये है आपका जेड एक्सिस। भले वो ऐसा दिख रहा हो जेड एक्सिस, बट वो आप इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्या है वो? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इतना ध्यान रख रहे हो तो फिर हम लोग खेल स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ, चला देखो। तो इधर जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो होगा आई, इधर जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बोलोगे आप जे, और इधर की जो होता है उसे आप बोलते हो के। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब की बार आई क्रॉस के कर रहा हूं। आई क्रॉस के, तो निश्चित है 1 इंटू 1, नो डाउट, के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना? साइन 90। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, चूंकि आप दो वेक्टर का क्रॉस करवा रहे हो, तो जब क्रॉस करवाओगे तो यहां तक तो मैग्नीट्यूड हुआ कर, अरे बताया तो था भाई, देखो ना, ए क्रॉस बी, क्या बोला हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यहां तक तो मैग्नीट्यूड था, उसके बाद एक एन कैप था जो इस पूरे वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका ये डायरेक्शन ये बताता था। तो यहाँ मैग्नीट्यूड, तो यहां तक तो मैग्नीट्यूड है, बट अब तुम्हें एक डायरेक्शन भी देना होगा एन कैप करके। बोलो, क्लियर है बात? तो जरा देखो, तो 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया सीधा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप, एन कैप। ठीक, अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं आपने किससे किसको क्रॉस करवाया था। सर मैंने ब्लैक, दिस इज ब्लू, तो आपने क्या किया था, आपने आई की तरफ हाथ रखो और y की तरफ, आई सॉरी के है, तो चलो कोई बात नहीं, के है तो ऐसा कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। जरा देखो, ऐसे फील करो, आई इधर है ब्लैक कलर का और रेड वाला तुम्हारी तरफ होता है। तो तुमने किया क्या है, दरअसल तुमने आई से के को क्रॉस करवाया है।
आई की तरफ हाथ रखो और के की तरफ फोल्ड करो, ये नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाने का मतलब है कि वह माइनस वाई डायरेक्शन बता रहा है, जिसके लिए यूनिट वेक्टर माइनस जे होता है। तो आई क्रॉस के, हालांकि आई क्रॉस के, तो यहां से आई क्रॉस के इक्वल टू होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर विच इज मूविंग अलोंग व्हाट माइनस वाई डायरेक्शन, तो जिसे बोलते हैं जे, मतलब माइनस जे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एन कैप हमारा आया है, ये जो हमारा एन कैप आया है वो दरअसल माइनस जे वेक्टर होगा। ये भी यूनिट वेक्टर था भाई, हम लोग एक जनरलाइज करके नाम रखते थे, बट स्पेशलाइज नाम उसका माइनस जे वेक्टर है। इस तरीके से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आई क्रॉस जे करके। जरा देखो, तो आई क्रॉस में जे करवा रहा हूं, तो जरा देखो आई क्रॉस जे, तो अब की बार मुझे लेना है ब्लैक मार्कर एंड ब्लू मार्कर। जरा देखो, ये है हमारा ब्लैक एक्स की तरफ और ये है वाई की तरफ। अब किससे किसको क्रॉस करवा रहे हो? आई से जे को करवा रहे हो, तो आई से जे, आई से जे, तो थर्ड वेक्टर इज जेड एक्सिस की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं? के यूनिट वेक्टर। तो इस वाले के में आप क्या लिखोगे? के कैप, जनरल नाम एन कैप, लेकिन स्पेशलाइज नाम के का, के कैप। आई क्रॉस के करवा दिया, आई जे करवा दिया। अब जरा देखो तो उसके बाद क्या करवा रहे हैं हम लोग? जे क्रॉस के करवा रहे हैं, आई से जे, जे से के। जरा जे से के चेक कीजिए, दिस इज जे, दिस इज जे एंड दिस इज तुम्हारी तरफ ना, ये वाला जो हो तुम्हारी तरफ। अब क्या करवा रहे हो तुम? जरा देखो तो जे, जे की तरफ हाथ को रखो, पाम को रखो और के इस तरफ, के की तरफ फोल्ड करो, तो ये डायरेक्शन क्या दे रहा है आपको? आई एक्स ना, एक्स की तरफ। मतलब जे से क्रॉस जब आप करोगे तो आपको मिलने वाला है आई वेक्टर। ठीक है, आई से जे करवा दिया, जे से के करवा दिया, अब के से आई करवा दो, के से आई करवा दो। तो जरा देखो तो के किधर है? इधर है। आई किधर है? इधर है। तो अब क्या करवा रहे हैं हम लोग बेटा? देखो, के से आई करवा रहे हैं, के से आई। तो जरा देखो तो के किधर है हमारा? इधर है, बिल्कुल ऐसा, और आई इधर है, तो के से आई, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? वाई का। मतलब आपको यहां लिखना चाहिए जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। तो ये तब है जब आप सिस्टमैटिक व्यू में गए, सिस्टमैटिक वे में गए, आई से जे तो के। जरा देखो, इसको मैं ऐसे ऐसे बना के दिखाता हूँ ट्रिक, जरा देखो तो समझ में मुझे आया तो बताना जरूर कमेंट करके कि समझ में कितना आया और कितना अच्छा लगा। कमेंट करोगे तो, थोड़े लाइक्स कर दोगे तो यार मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाएगा, थोड़ा एनर्जाइज मैं भी फील करूंगा। ठीक है, तो जरा देखो आई जे और के, आई से जे से के और के से आई। मैं ऐसे देखो, मैं एरो भी दे रहा हूं, जरा एरो भी चेक करना सभी का। ठीक है, आई से जे को जब क्रॉस करवाया तो के आया, नो डाउट सर। जे से के को जब क्रॉस करवाया तो आई आया, के से जब आई को क्रॉस करवाया तो जे आया। देखो सबका आंसर दिख रहा है तुम्हें एक बार में ही। लेकिन पहला ही एग्जांपल जो हम लोग सबसे अल्टर और सबसे अलग तरह का लिया था वो क्या था? आई से के को क्रॉस करवाया था, आई से के। तो जरा देखो, आई से के जब आपने क्रॉस करवाया तो आपने जो सर्कल का नियम है उसको विरोध किया है। ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है, जरा देखो इस तरह से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस में है। लेकिन तुम आई से के जा रहे हो, आई से के यानी उल्टा जा रहे हो, और अगर तुम उल्टा जा रहे हो तो तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना चाहिए। तो आई से के जब करोगे तो मिलेगा जे, बट उल्टा जा रहे थे इसलिए माइनस, इसलिए माइनस जे। बात समझ में आई? तो अब से जो हम लोगों ने इसको बेसिक मेथड से सीखा है उसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो आई जे के लिख करके, तो आई से जे को क्रॉस करवाओगे तो के मिलेगा, के से आई को क्रॉस करवाओगे तो जे मिलेगा, बट जे से आई को क्रॉस करवाओगे उल्टा तो आपको माइनस के मिलेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसके दो फॉर्मेट जो निगेटिव वाले हो तुम खुद से भी लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे। क्या इतनी बात पूरी क्लियर हुई है? इसमें कोई डाउट है? सारा चीज क्लियर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर कैसा रहा, कितना रहा और किस तरह का रहा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों अगले सेक्शन की। देखिए बच्चों, तो अब हम लोग का जो सेक्शन है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करना हो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो कैसे करते होंगे तो उसका भी एक तरीका है। हालांकि मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सिंपल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका ए क्रॉस बी निकालने के लिए। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है हमें? ए क्रॉस बी मतलब 2i, ऐसे लिखोगे तो आप ए क्रॉस बी, यह है सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का। ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस 2k क्रॉस 2i प्लस j माइनस 2k।
यस सर। अब बारी बारी से सभी को लगातार क्रॉस करते चले जाना, तो 2 इंटू 2 क्या लिखोगे 4i क्रॉस i, ठीक है। अगला, अब इसको इससे कीजिए तो आप लिखोगे प्लस 2i क्रॉस j, ध्यान है ना। फिर इसके बाद इसको इससे करो तो हो जाएगा -4i क्रॉस k। इस बात का ध्यान रहे आप इसे i क्रॉस k ही लिखोगे, कभी भी k क्रॉस i नहीं कर सकते। ये वेक्टर है, यहाँ पे 2 गुने 3 और 3 गुने 2 बराबर नहीं होता, कई एक बार बदल भी जाता है और कई एक बार सेम भी हो सकता है, हमें भी ये प्रोबेबिलिटी है। खैर, जो मैंने बोला वो लिखना है, i से i से j, i से k, मैंने यही किया है। उसके बाद फिर से -2 इंटू 2 -4 j से i, j क्रॉस i। मुझे ऐसे इसको अगर ब्रैकेट में घेर दूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपके लिए भी साफ साफ। -4 j क्रॉस i, फिर इस वाले से इसको कीजिए -2 j क्रॉस j। इसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस 4 j क्रॉस k, डन। फिर 2 से इसको करें तो प्लस 2 4 k क्रॉस i, देन आफ्टर प्लस 2 k क्रॉस j, सही है ना, k क्रॉस j। उसके बाद हो जाएगा ये -4 k क्रॉस k। चलो, ये हमने पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लिख दिया, ठीक। अभी मैंने जो आपको समझाया था वो क्या था, i, j और k, ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा चलो, मैंने क्या उल्टा लिखा है? अरे उल्टा लिखे चाहे आप सही लिखो, i मैंने पहले ऐसे लिखा होगा शायद, i j और k, ऐसे ऐसे और ऐसे, एरो का निशान ऐसे दिया होगा और इस वाले में एरो का निशान में उल्टा दे रहा हूं। बात एक ही चीज है, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। चलो तो जरा देखो, i से j को जब आप क्रॉस कर रहे थे तो पहले वाले में हमारे पास क्या है, i इंटू आई है ना, i इंटू आई। तो मैंने अभी क्या बोला था, सेम वाले के केस में जरा ध्यान दो, सेम वाले के केस में क्या बोला था, 0 हो जाता है। बोला तो था अभी कि सेम वाले में क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0। i क्रॉस i याद करो, अभी जस्ट तो बताया था, i क्रॉस i इक्वल टू होगा 1 इंटू साइन, इन दोनों के बीच में, दोनों यूनिट वेक्टर i के बीच में 0 डिग्री, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, तो पूरा 0 हो जाता था। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। तो ये i और i तो 0 हो गया। अगला है 0 प्लस 2i क्रॉस j। i से j की ओर जाओगे तो मिलेगा आपको k प्लस में, तो आपको लिखना चाहिए 2k कैप। इसका काम खत्म। अब जरा देखो तो यहाँ पर है 4i से k, जरा देखो i से k जब आप जा रहे हो, i से k जब आप जा, अच्छा इसमें भी देख लो ना, i से जब k जा रहे हो तो उल्टा जा रहे हो, इसमें भी i से k जब आप जा रहे हो तो उल्टा जा रहे हो, तो उल्टा जा रहे हो तो जो मिलेगा j, लेकिन माइनस j के साथ, तो ये माइनस यहाँ पर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखना चाहिए आपको प्लस 4j, ठीक। अब चलो यहाँ पर 4j से i उल्टा जा रहे हो, अब जरा देखो j से i उल्टा जा रहे हो तो माइनस k, तो माइनस k इसका और माइनस माइनस प्लस 4k। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से ये आ गया j वाला, तो निश्चित है कि आप यहाँ पे तो लिखोगे 0, यहाँ तक काम खत्म है। इसके बाद चलो आगे, प्लस 4j क्रॉस k, 4j से k की ओर, जरा देखो तो j से k की ओर डायरेक्शन में ही जा रहा है तो मिलेगा i प्लस में, तो लिखोगे प्लस 4i। यस सर। चलो अब 4 से k क्रॉस i, k से i, j से k था ना ये, j से k तो i मिला, और k से i तो क्या मिलेगा j, लेकिन प्लस में, तो लिखोगे प्लस 4j। अब प्लस या माइनस देख लेंगे, k इंटू j, k से j जरा चेक करो, k से क्रॉस j करवा रहे हो तो मिलेगा माइनस i, तो हो जाएगा -2i, और माइनस ये वाले में k क्रॉस k, ये तो 0 होने वाला है, सिंपली -0, डन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितने k वाले हैं ऐड हो जाएंगे, जितने j वाले ऐड हो जाएंगे, जितने i वाले हैं सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जरा देखो, k 2k 4k, बस इतना ही ना, तो 2k 4k 6k, डन। ये काम खत्म, ये काम खत्म। अब k के बाद j को चुन लो, j 4j प्लस 4j 8j, खत्म। अब कौन सा बचा आपके पास, i, 4i माइनस 2i, तो आ जाएगा प्लस 2i। ये है आपका a क्रॉस b, ये हो गया आपका a क्रॉस b। ये है आपका 6k प्लस 8j प्लस 2i, कितना आ गया हमारे पास, 6k प्लस 8j प्लस 2i, और ये हमारा आंसर है। ये पूरा फॉर्मेट सेट हो गया हमारा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये समझ में आया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये फॉर्मेट हमारा मेथड 1 से सेट हुआ है। अब हम मेथड 2 भी देखेंगे। तो चलिए मेथड 2 की ओर देखते हैं जरा कि उसको मेथड 2 से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस आंसर को सेव कर लेता हूँ। कैसे सेव करेंगे जरा देखिए। हमारे पास जो आंसर a क्रॉस b का आ चुका है वो आया है a क्रॉस b इक्वल्स टू 6k, ये थोड़ा सा ऐसा सेव कर, ऐसे लिख लें इसको, 2i प्लस 8j प्लस 6k, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं मेथड 2 से भी, ताकि उस समय भी इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए मेथड 2 की ओर बढ़ते हैं। देखें जरा, मेथड 2 में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का यूज कर लेते हैं, जिसमें आपको सिंपल ऊपर में i, j और k लिख देना होता है, और उसके नीचे i, j, k वाले फॉर्मेट में जरा देखिए। पहले क्या लिखना होगा, इस वाले का 2, फिर इस वाले का i का 2, i का काम खत्म। अब j वाले में यहाँ पे कितना है -2, और यहाँ पे कितना है +1 या सिंपली 1, ठीक। k वाले में यहाँ कितना है 2, और यहाँ वाला k वाले में कितना है -2, और इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक खास रूल को फॉलो करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में एक खास रूल को फॉलो करते हैं हम लोग, उससे इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखो, मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, गौर से देखना, मुझे क्या लिखना है। मैं लिख रहा हूं इसे a क्रॉस b इक्वल्स टू, तो दिस इंप्लाइज, पहले i वाला सेक्शन को छोड़ दो ऐसे, i वाले तो यहां आप लिखो i, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 इंटू -2 +4, उसके बाद साइन दीजिए माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन यहाँ पे माइनस का होना चाहिए। देखें बढ़िया से समझेंगे। फिर नीचे से ऊपर की ओर 1 2 डन, ये काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इस वाले लाइन को मिटाइए, और अब ऐसा लाइन खींचिए जे वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, हाँ ध्यान रहे, यहाँ पे पहले वाले में कुछ नहीं है, मन ही मन आप दिमाग में लगाए, यहाँ प्लस है, अल्टरनेट में यहाँ पे हो जाएगा माइनस। एक टर्म के बाद छोड़ के दूसरा वाला नेगेटिव होते चला जाता है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ प्लस ही है, यहाँ माइनस है, फिर अगला होगा टर्म प्लस के साथ, फिर होगा माइनस के साथ, सो ऑन, इस तरह से होता है ये। तो खैर हमें चूंकि तीन ही कोऑर्डिनेट में बात करना, तो एक प्लस एक माइनस, अगला फिर से प्लस होगा। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, जे। अब जे का काम में इस वाले पार्ट को, इस वर्टिकल पार्ट को, और इस वाले हॉरिजॉन्टल रो को, इस वर्टिकल को और इस हॉरिजॉन्टल को छोड़ देना है। अब मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है आपको, 2 इंटू -2 -4, उसके बाद साइन माइनस का जैसा आपने यहां दिया था माइनस, फिर नीचे से ऊपर की ओर 2 इंटू 2 4, ऐसा, और ये काम खत्म हो गया। पहली बार प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ जरा। तो के वाले के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, और हमें काम यहाँ पे करना है के रूप में ऐसे के लिख देना है। और अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर 2 इंटू -2 -4, क्या लिखेंगे हम, -4, डन। अब सभी को सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखिए। तो 4 - 2 कितना आया, 2i, यस सर, -4 -8 इंटू माइनस प्लस 8j, यस सर, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6k प्लस आ गया 6k, और ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से आया है। जरा मिलाइए, क्या पहला वाला आंसर और दूसरा वाला सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या ये मेथड ज्यादा आसान है या हार्ड है? निश्चित है कि ये डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वाला जो मेथड है वो ज्यादा आसान होता है। एक और फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं, जरा देख लीजिए कलेक्टिवली। सिंपल, अगर मुझे i के लिए लिखना होगा तो मैं ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ दूंगा, लेकिन i यहां लिखूंगा। i लिखने के बाद, हाँ ध्यान रहे, पहले वाले फॉर्म में मन ही मन आपको प्लस रखना होता है। तो आपने i के लिए ये और ये छोड़ दिया, तो बचा कौन सा, ये दोनों, -2 - 2 +4, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, माइनस साइन देने के बाद, ठीक। उसके बाद इस कॉलम को वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी ये, और इस वाले को छोड़ देना है। फिर इन दोनों का रिलेशन लिखना है, बट यहाँ प्लस दिया था, यहाँ माइनस लेंगे और जे लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का 2 इंटू -2 -4, फिर इन दोनों का एक तो माइनस साइन आता ही है, जैसे यहाँ आया था माइनस, और 2 इंटू 2 +4, तो -4 माइनस और +4। इसी तरह से के लिए लिखना है, तो आपको ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए, और उसके बाद यहाँ के लिखो प्लस में, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू -2, माइनस साइन यहाँ पे था, और 2 इंटू -2 -4, और हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका, और इसे बहुत ही कम समय में हम लोग आउटपुट गेट कर पाते हैं, आउटपुट ले पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेथड 1 और ये जो मेथड 2 था, आपको दोनों समझ में आया होगा। ये है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मेथड, और वह था वो पहला वाला जो था सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। चलिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के सबसे लास्ट सेक्शन में जो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हमें जानना होता है। सिंपल कहने का सिर्फ इतना मतलब ये है कि हम लोगों ने दरअसल अभी तक जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे, वो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर के कारण से जन्म लेते हैं। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो वेक्टर को क्रॉस करवाने से एक नया वेक्टर जो जन्म लेता है, वो कौन सा वेक्टर है हमारे फिजिक्स में पढ़ना जो हमें, उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए। एक है पहला टॉर्क और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। ये दो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी हैं जो कि दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस करने के स्वरूप पैदा हुए हैं। बात समझ में आई? जैसे देखो यहाँ पे ये F फोर्स है और R जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R जो है पोजीशन वेक्टर है और फोर्स जो है वो एक वेक्टर। तो निश्चित है ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी बात। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को जब आप क्रॉस करवाते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, जो भी एक वेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। बात समझ में आई? अब टॉर्क का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस कहाँ है, वो कहाँ पाया जाता है, वो कैसे हम लोग निकालते हैं, वो कैसे समझते हैं, जरा उसको भी समझ लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जरा देखें। मान लीजिए ये एक दरवाजा का क्या बोलते हैं उसको, पिलर है, और जिस पर दरवाजा ऐसे खुलता और बंद होता है। ठीक, तो सोचो जरा, फील करना इसको। ये है दरवाजा, ये है ऐसा ब्लॉक जिसपे ये ऐसे खुलेगा और बंद हो जाएगा, ये दरवाजा है। ठीक, तो आप जब दरवाजे को खोलते हो तो यहाँ पे एक हैंडल लगी होती है और उस हैंडल से आप इसको ऐसे खोलते हो, ठीक है, और फिर जब छोड़ ऐसे ऐसे खोलते हो। तो जरा सोचो, यहाँ पर अगर हैंडल लगा हुआ है इस जगह पर, तो ये है उसका परपेंडिकुलर एक्सेस, ये एक्सेस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, इतनी दूरी, ये दूरी है। और जो आप हाथ से खींचते हो दैट इज फोर्स, दैट इज व्हाट, फोर्स। जैसे ऐसे देख लीजिए, ये ऐसा है और ये एक दरवाजा ऐसा लगा हुआ, ये हिंज्ड है, हिंज इस तरह से, और आप दरवाजे को ऐसे मान लो हैंडल से खींच रहे हो, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, तो वो तो खुलेगा। तो जो खुलेगा, तो ये एक्सेस से ये जो दूरी है वो r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। और जो आप इधर की ओर जो लगाते हो फोर्स, वो फोर्स है। तो r और f का कॉम्बिनेशन है, r और f का जो कॉम्बिनेशन वेक्टर के साथ आता है, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी जन्म होता है जिसे टॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब अब से एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए कि जब भी आप दरवाजे को खोलते हो तो आप फोर्स नहीं लगा रहे होते हो, आप हमेशा टॉर्क लगा रहे होते हो। तो तुम कितने बच्चे ये भी बोलोगे कि सर अगर फोर्स जीरो कर दो तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल, बट फोर्स को मैक्सिमम कर दोगे तो भी तुम्हारा टॉर्क जीरो हो सकता है। कैसे? जरा सोचो, तुम्हारा हैंडल यहां है, बट अगर तुम्हारा हैंडल बिल्कुल यहां पर हो जाए तो सोचो जरा, कितना भी ताकत लगा लो तो क्या तुम्हारा दरवाजा कभी भी खुलेगा? नहीं खुलेगा, वो उखड़ जाएगा वहां से, बट कभी खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि दरवाजे को खोलने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत है वो सिर्फ फोर्स नहीं हो सकता, उसके साथ एक दूसरा वेक्टर भी कॉम्बिनेशन में आता है जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और जब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो थर्ड वेक्टर जन्म लेता है जो टॉर्क है, जो कि दरवाजे को खोलने के लिए जरूरत में आती है। बात समझ में? फिजिक्स में अलग अलग फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करके रखे हुए हैं। और इसी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए बिल्कुल नए होंगे जिसे आपको सीखना है। जैसे मैं बोलूँ वर्क डन, एक फिजिकल क्वांटिटी, तुम बोलोगे सर जानते हैं, बट मैंने बोल दिया एंगुलर मोमेंट, तुम बोलोगे सर पहली बार सुन रहे हैं। तो उसी तरह से टॉर्क भी एक पहली बार सुनने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए होगी, जो कि यूज की जाती है तब जबकि आप किसी फिक्स एंड से किसी दूसरे एंड को खोलते हो या बंद करते हो। तो बात समझ में आई? अब रही बात कि सर ये टॉर्क है, इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो देखो जरा बेटा, r तो इधर है, r इधर है, और फोर्स किधर है? फोर्स भाई इधर लगा रहे थे ना तुम, तो r की तरफ हाथ रखना है, क्योंकि टॉर्क जो है वो r क्रॉस f हो रहा है, तो r की तरफ हाथ लगाना है और f की तरफ कर्ल करना। हाँ, आपका फोर्स इधर लग रहा था तो r से, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज जनरेटेड बाय व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज व्हाट, टॉर्क। तो टॉर्क का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? जब आप खोल रहे हो तो ऐसे, यानी इनवर्ड, नीचे वाले डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगा किसका? टॉर्क का। क्या फील आया है सबको? किस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगा लिया, r से f नीचे की ओर, ये टॉर्क का डायरेक्शन है। फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी तुम्हें पता चल गया। चलो, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे के फिजिक्स के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत फेवरेबल टॉपिक्स भी होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। ये डिनोट किया था कैपिटल L से, इस पे एक वेक्टर का साइन है, ये है पोजीशन वेक्टर अगेन, और ये है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने क्लास 9th
10th में पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब लीनियर मोमेंटम को हम जनरली मास इनटू वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जब ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी बन करके लीनियर मोमेंटम के रूप में हमें दिखता है। बात समझ में? तो जैसा एग्जांपल ये था उसी तरह से ये भी एग्जांपल है। ये भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है जिससे एक नया वेक्टर जन्म लेता है, जिसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और बिल्कुल वही सेम डायरेक्शन निकालने का तरीका जो इसमें था वो इसमें भी है। बात समझ में आई? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट के जो आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन बराबर व्हाट, व्हेन r इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k लेट सपोज, एंड फोर्स F इक्वल्स टू माइनस 3i प्लस 4j प्लस 7k, ये 6k इवन। ठीक, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि टॉर्क बता दो। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? टॉर्क बता दो। तो ऐसे केसेस में टॉर्क कैसे बताओगे? वही जो मेथड मैंने अभी बताया, क्या करेंगे आप, i, j एंड k, डिटरमिनेंट मेथड। i वाले में रख दो 2 और -3, j वाले में रख दो 3 और 4, 3 और 4, और इसमें रख दो 4 और 6। अब तुम फिर वही वाला मेथड अपना करके इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर हो जाएगा। इससे आप इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों निकाल लोगे। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हुई है? तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं तुमसे समराइज करके सारी बातें करूँ आज वेक्टर की अंत की कहानी में, तो ये कह सकता हूं, ऐसे तो स्कोप्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जाया जा सकता है, बट मैं इसमें जनरली वो सारे पार्ट्स रख रहा हूं जो आपको क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। पूरे वेक्टर में हम लोगों ने मेनली पढ़ा क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं। अरे वेक्टर है क्या? दरअसल फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर को सिंपली 2 + 2 4 बोलते हैं, बट इसमें 2 + 2 4 नहीं बोलते हैं। तो इसी के बारे में पूरी परिचर्चा इस वेक्टर क्वांटिटी की हम लोगों ने करी है। अब इस वाले में एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जब आप जोड़ते हो तो उससे भी जो पैदा जो नया चीज हो रहा है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरह से दो वेक्टर को जब आप घटाते हो तो उससे भी जो पैदा हो रहा है वो भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ही है। ठीक, लेकिन जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे कान हमारे खड़े हो जाने चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में दो तरह का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट है, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला। जब दो वेक्टर को क्रॉस करवा देते हैं तो जो नया वेक्टर पैदा हो रहा है वो खुद से एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो उसका डायरेक्शन का खेल हम लोग राइट हैंड थंब रूल से खेल लेते हैं। और जब दो वेक्टर को डॉट करवा देते हो तो उसके कारण से जो फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है वो वेक्टर ना होकर के क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है। नहीं आया समझ में? तो यही खेल आपको पूरा समझना है। लेकिन जो भी पैदा हो रहा हो, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर के जैसा जोड़ घटाओ गुना भाग, और अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ घटाओ गुना भाग, और इतनी सी तो कहानी है। अब इसी में कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं, किसके? वेक्टर के। स्केलर को तो तोड़ोगे नहीं तुम। और कंपोनेंट का मीनिंग क्या समझाया मैंने कि सिंपल है क्या, दरअसल ये वेक्टर ऐसे काम कर रहा, ना ही वो y एक्सिस में था ना ही वो x एक्सिस में था, लेकिन वो जब ऐसा काम करेगा तो इसके कारण से जो भी बॉडी मूवमेंट में जाएगी वो तो ऐसे मूव करेगी। तो दरअसल वो मूव कैसे करवा रहा है, वो y में भी मूव करवा रहा है और x में भी मूव करवा रहा है, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ होगा तो x में इतना चला होगा और y में इतना चला होगा। तो हम ये जानना तो चाहेंगे कि भाई उस फोर्स के कारण से उसका जो इफिशियंसी है वो x की तरफ, उसका जो इफेक्ट है वो x की तरफ और y की तरफ कितना है। इसके लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ देते हैं, और कंपोनेंट तोड़ने से हमें वही तो पता चलता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लो जरा, देखो एक एग्जांपल और कैसे है। फील कीजिए हर एक चीज को। अगर आप फील करना सीख जाते हैं फिजिक्स में ना, फिजिक्स विदाउट फीलिंग कुछ भी नहीं है, और फीलिंग है तो सब कुछ है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे भागे जा रहा है वो, तो जब वो बच्चा ऐसे भाग रहा होगा तो ना वो y में भाग रहा ना ही x में भाग रहा, तो तुम्हारा दिमाग तो कंफ्यूज होगा। जैसे मान लो कि हम दोनों बिल्कुल, तुम मुझे देख रहे हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ बिल्कुल सीध में, तो मैं बोलूंगा क्या रे बच्चा जा रहा है ऐसे तो 2 मीटर 3 मीटर, बट बच्चा ऐसे जा रहा, ना ही तुम्हारी तरफ ना ही इसकी तरफ, वो बिल्कुल ऐसे जा रहा है। तो ये वाला लड़का जो होगा इधर बैठा हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो बोलेगा यार सर एक्स में 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया। इसी तरह से वाई में बैठा हुआ बच्चा बोलेगा सर 3 मीटर गया, 4 मीटर गया, 5 मीटर गया। तो सिंपली ये कंपोनेंट ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा यहां पर था तो इसका मतलब है कि वह 3 मीटर पर सेकंड से एक्स की तरफ दौड़ रहा था लेट सपोज, और उसी समय 4 मीटर पर सेकंड से वाई की तरफ दौड़ रहा था, और उसकी नेट जो वेलोसिटी थी वो इधर थी 5 मीटर पर सेकंड से। तो यही सारा खेल खेला जाता है लगातार और बार बार।
बस इन्हीं सब चीजों पे कमांड कर लो, वेक्टर को पूरी तरह से फीलिंग से पढ़ लो, समझ लो। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं तुम्हें जरूर उसका मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। इतना जरूर से कर लो, मैं बता रहा हूं वेक्टर अगर आसान तो पूरा फिजिक्स आसान, फीलिंग्स और इमोशन से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में आज तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और आगे की बात